बीजेपी का सीक्रेट प्लान, उपचुनाव की रणनीति तैयार, नेताओं ने शुरू किए वार, पैदल सेना भी हुई तैयार, कांग्रेस भी हुई बेकरार। कोरोना संकट के बीच बीजेपी ने अपने सीक्रेट प्लान पे काम शुरू कर दिया है। ये प्लान है उपचुनाव की 24 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करना। बीजेपी अंदर खाने एक खास रणनीति पर काम कर रही है। इसके तहत अपने सभी मोर्चों को मैदान में उतार दिया है। बीजेपी कार्यकर्ता महामारी में मदद के लिए आम जनता तक पहुंच रहे हैं। युवा मोर्चा सेल्फी विद मास्क के जरिए युवाओं तक पहुंचने में जुटा है। बीजेपी किसान मोर्चा ने भी किसानों में गमछा चूरण मुहिम शुरू कर दी है। किसानों को सैनिटाइजर दिया जा रहा है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए चूरण बांटा जा रहा है। संगठन के स्तर पर बीजेपी ने जिलों में अध्यक्षों की नियुक्ति भी कर दी है। यह अभियान प्रदेश के 1000 से अधिक क्रय केंद्रों पर चलेगा। इस अभियान के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा यह प्रयत्न कर रहा है कि आप सब कोरोना वायरस के संकट से बचने के लिए गमछे का उपयोग करिए, 2 गज देह की दूरी बनाकर रखिए और त्रिगुड़ा चूर्ण जो है उसको उबाल कर पीजिए। इस अभियान के हमारे नारे हैं, चेहरे पर गमछा और 2 गज की दूरी, कोरोना से होगी सुरक्षा पूरी, जीवन रक्षक मानकर त्रिगुड़ा चूर्ण पिए उबाल कर। हम किसानों के बीच में जाकर के किसानों से आग्रह करेंगे। ये तीनों उपाय बहुत आसान है। इसके साथ ही बीजेपी के आला नेता लगातार चुनावी कार्यकर्ताओं से फोन पर बातचीत कर रहे हैं। बीजेपी संगठन ने कांग्रेस से आए नेताओं को भी अपने पुराने साथियों को मनाने को कहा है, जो कांग्रेस छोड़ने से असंतुष्ट हैं। दूसरी तरफ जमीनी स्तर पर कांग्रेस की सेना अभी नहीं उतरी है। सोशल मीडिया पर जरूर वीडियो मैसेज के जरिए बागियों पर वार कर रही है। माना जा रहा है कि उपचुनाव में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ही चेहरा होंगे। सरकारी स्तर पर बंटने वाली सामग्री, मास्क से लेकर सैनिटाइजर तक बांटे जा रहे हैं। और आप देखें कि अभी थोड़े दिन पूर्व उन्होंने अपने 24 जिला अध्यक्ष भी बनाए। तो ये भाजपा कोरोना के आड़ में तैयारी कर रही, लेकिन हमारी प्राथमिकता तो अभी कोरोना से निपटना है। जिस दिन कोरोना की महामारी समाप्त होगी, जिस दिन प्रदेश का हर व्यक्ति सुखी होगा, आज जिस प्रकार से महामारी की स्थिति, लोग मौत के आगोश में समा रहे हैं, जिस दिन भी चुनाव का कार्यक्रम घोषित होगा, हमारी तैयारियां पूरी हैं, हम मैदान में उतर जाएंगे। लेकिन हम इस कोरोना के आड़ के अंदर राजनीति नहीं कर रहे। हमारी प्राथमिकता भी कोरोना से निपटना है। कांग्रेस का दावा अपनी जगह है, लेकिन कोरोना की जंग के बीच बीजेपी अपनी आदत के मुताबिक बढ़त बनाते दिख रही है। दूसरी तरफ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि कांग्रेस तैयारी में पीछे हो रही है। आने वाले उपचुनाव दोनों के लिए डू और डाई की तरह है। बीजेपी के सामने सभी 22 नेताओं को जिताने की चुनौती है जो कांग्रेस से आए हैं। वहीं कांग्रेस की साख भी दांव पर होगी। खासतौर से सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद कांग्रेस को जनता किस रूप में लेती है, ये देखने वाली बात होगी। नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है बीजेपी का सीक्रेट प्लान। आपने सुना कि नरेंद्र सलूजा जी कह रहे थे कि अभी हमारी प्राथमिकता कोरोना से लड़ाई है। निश्चित तौर पर नरेंद्र सलूजा जी या कांग्रेस या बीजेपी या किसकी प्रायोरिटी इस समय कोरोना के खिलाफ लड़ाई नहीं है। चाहे मैं यहाँ बैठा हूँ या आप जो उस तरफ बैठकर तैयारी देख रहे हैं, सैनिटाइज़र लेकर मैं भी स्टूडियो में आया हूँ, मास्क मेरी जेब में रखा हुआ है, गमछा भी लेकर चलता हूँ। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि मैं आगे की योजना बनाना बंद कर चुका हूँ और मैं सिर्फ इस समय यही सोच रहा हूँ कि घर जाऊँगा तो फिर कपड़े धुलूँगा, फिर स्नान करूँगा और फिर कोरोना को सोचने बैठ जाऊँगा कि वैक्सीन कहाँ बनी, कब तक बनेगी, मानवता कैसे सुरक्षित होगी। ये सब चिंतन चलता रहेगा। लेकिन मनुष्य एक ऐसा प्राणी है जिसको इस ब्रह्मांड का सर्वाधिक बुद्धिमान प्राणी इसीलिए कहा जाता है कि वो गहरी चुनौतियों के बीच भी भविष्य की तरफ देखना नहीं छोड़ता है। तो क्या ये कांग्रेस का गहरा मानवतावादी नज़रिया है कि हम कोरोना में तो कोरोना ही देखेंगे साहब, हम ये नहीं देखेंगे कि उपचुनाव की तो जब घोषणा होगी तब उपचुनाव सोचना शुरू कर देंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी है जो कोरोना से तो लड़ ही रही है। अब तो सरकार भी मध्य प्रदेश में उसी की है, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की लंबे समय से है, लेकिन उसके साथ उसकी उपचुनाव की तैयारियां शुरू हैं। चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो या प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा हो, उन लोगों से लगातार बात हो रही है, उन क्षेत्रों में लगातार बात हो रही है जहां उपचुनाव होने। साथ ही जो रूठे उनको मनाने की कोशिश और जो
खलल व्यवधान पैदा कर सकते हैं उनको भी किनारे हाथ पैर जोड़कर दबाव डालकर उनको भी किनारे करने की कोशिशें हैं। ये चीज़ बताती है कि जंग की तैयारी बहुत पहले होती है और गहरी चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी होती है। तो कांग्रेस क्या फिर अतीत के अनुभवों से नहीं सीख रही है ठीक तरीके से? बहुत सारे सवाल हैं। आज फिर एक बार इस बेहद महत्वपूर्ण विषय पर बात करेंगे। मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ हैं। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राजनीतिक विश्लेषक दिनेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत करता हूं सर। जबलपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं कांग्रेस के सीनियर लीडर पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर लखन घनघोरिया साहब, उनका मैं बहुत स्वागत करता हूं। और ग्वालियर से हमारे साथ बीजेपी के युवा नेता और प्रवक्ता आशीष अग्रवाल जी हैं, उनका भी मैं बहुत स्वागत करता हूं। दिनेश जी, जैसी मैं बात कर रहा था कि विपदा की घड़ी कितनी भी गहरी क्यों ना हो, भविष्य की तरफ दृष्टि डालना और अतीत की गलतियों से सबक लेना ये मनुष्य का स्वभाव है, क्योंकि बुद्धिमान प्राणी उसको कहा गया है। मध्य प्रदेश में त्रिकुटा चूर्ण भी है, गमछा बांधकर मोर्चा निकल भी रहा है, किसान मोर्चा, और इसके साथ बहुत सारे फीडबैक भी। ये बीजेपी की शैली है कि इस तरह के अभियान, उसके राजनीतिक फीडबैक के भी अभियान सहज रूप से हो जाते हैं। कांग्रेस का निरंतर अभी तक यही कहना है कि कोरोना देख रहे हैं, अभी कोरोना देख रहे हैं, कोरोना देख रहे हैं, उसके बाद लड़ेंगे उपचुनाव के लिए। किस तरह देखते हैं दोनों पार्टियों की रणनीति को आप? शरद जी, मध्य प्रदेश में केवल दो ही राजनीतिक दल हैं आमने सामने, अपने यहाँ कोई थर्ड फ्रंट है नहीं, और दोनों का जो राजनीति करने का तरीका है वो जमीन आसमान का फर्क है। भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे और 365 दिन आप देखिए कि इलेक्शन मोड में नजर आएगी। वो कहीं ना कहीं चुनाव की तैयारी में आपको व्यस्त दिखेगी। वही कांग्रेस की जो राजनीति का तरीका है, जो हम परंपरागत तौर पर देखते हैं, वो है ड्राइंग रूम पॉलिटिक्स का, कि आप जो है वहां जो रणनीति बनती है ड्राइंग रूम में, वो एक अलग तरह की रणनीति होती है, ग्राउंड पॉलिटिक्स अलग होती है। आप 90 के पहले का जो दौर था वो कांग्रेस की राजनीति का दौर था। 90 के बाद स्थितियां लगातार हम देख रहे हैं कि बदलती जा रही हैं। अब कांग्रेस भी उस तरह की कांग्रेस हमको नजर नहीं आती जो अपने परंपरागत वोट बैंक को भी संभाल कर रखे। तो आप देखिए, जो मौजूदा दौर है, जिस दौर की हम बात कर रहे हैं, कोरोना का जो दौर है, इसमें आप जो है, जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनके लिए तो हर अवसर जो है राजनीति का अवसर होता है, और उस अवसर को आप अपने पक्ष में कैसे करते हैं, अपने पक्ष में कैसे लेते हैं, ये राजनीति का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है। और भारतीय जनता पार्टी उसी अवसर को अपने पक्ष में करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि उसके लिए सत्ता बचाना सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे चिंता की वजह है। तो मुझे लगता है कि वो ज्यादा सतर्क हैं, और कांग्रेस जो है कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने का जो भरपाई है, वो जिन क्षेत्रों में चुनाव होना है वहां वो कैसे करेगी, ये बड़ा चैलेंज है। ये बड़ा चैलेंज है, बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये बहुत बड़ा चैलेंज है, और उसकी भरपाई कैसे होगी, इसी चिंता और चिंतन में कांग्रेस अभी बाहर नहीं निकली है। लखन जी, ये बिल्कुल ठीक बात है कि कांग्रेस और बीजेपी की कार्यशैली में अंतर है, लेकिन सीखा भी जाता है, और मुझे लगता है कि ये कांग्रेस ने भी निश्चित तौर पर बीते समय जो चैलेंजेस उसके सामने हैं उसने बहुत कुछ सीखा होगा। लेकिन बीजेपी तैयारी अपनी शुरू कर चुकी है, फीडबैक लेना शुरू कर चुकी है। हो सकता है आपके यहाँ भी वो तैयारी शुरू हुई हो, लेकिन अभी तक उसका एक, जिसको हम कहते हैं, उसका एक इम्पैक्ट और उसका एक रिपल्स, लहर जो होती है, जो महसूस होती है कि हाँ, किसी न किसी बहाने ही सही तैयारी शुरू हो गई, वो महसूस नहीं कर पा रहे हैं हम। क्या कहेंगे शरद जी? एक बात तो बड़ी बहुत क्लियर है जी कि 2019 का आम चुनाव मध्य प्रदेश का, जिसमें मध्य प्रदेश के जनमानस ने जनादेश भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ दिया था, ये बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस को न केवल आशीर्वाद दिया बल्कि अपना पूरा समर्थन दिया था। और उसी समय से भारतीय जनता पार्टी की राजनीति करने का तरीका जो आपने बताया कि अलग है, उसी दिन से सत्ता से विमुख हुए लोग सत्ता पर कैसे पहुँचे, जन आदेश को दरकिनार करके भी हम सत्ता को कैसे हथियाए, इसके लिए प्रयासरत रहे हैं, उसी दिन से प्रयासरत रहे हैं। ये बात तो हम भी स्वीकार करते हैं कि उनका राजनीति करने का तरीका अलग है। वो सत्ता से हटने का वो दर्द, वो दंश पचा नहीं पाए,
और यही कारण है कि प्रजातांत्रिक मूल्यों को दरकिनार रख के उनने प्रलोभन और जी। लालच से जी सत्ता पे पुनः काबिज हुए हैं। जी स्वाभाविक रूप से एक नियम है, स्वाभाविक रूप से जी वो ये मान के चलते हैं, हर दिन अपनी स्ट्रेटजी और रणनीति बनाने में वो लगाते हैं। लेकिन सवाल इस बात का उठता है कि जन सामान्य आपको किस रूप में ले रहा है। जन सामान्य ने आपको 2019 में नकार दिया था, आपने आप 2018 सर, 2019 लोकसभा चुनाव का समय था। जी कोरोना के बहाना करके भी पब्लिक के बीच में जाएंगे, जी जी है ना। जी। आप कोरोना बहाना करके भी, महामारी का, वैश्विक महामारी का बहाना करके भी आम जनमानस के पास रसद पहुंचाने जाएंगे, तो उन 22 सीटों में यही संदेश जाएगा कि जो 35 करोड़ में विधायक खरीदे गए हैं, वो ही पैसा बट रहा है, वो ही रसद पहुंचाई जा रही है। चलिए मैं लौटता हूं आपकी तरफ, लेकिन आपकी ये उम्मीद यानी कांग्रेस की ये उम्मीद लखन जी बड़ी निर्दोष और निष्पाप प्रतीत होती है। वो एक बड़ा है, थोड़ा सा माफ़ कीजिएगा, चलताऊ सा गीत है, लेकिन लोगों को बड़ा पसंद आता है कि तेरी उम्मीद तेरा इंतज़ार करते हैं। आप यही मानकर चुनाव में जाएंगे तो कितना प्रतिसाद मिलेगा कि लोग जो घटनाक्रम मध्य प्रदेश में हुआ है उसको लेकर क्षुब्ध हैं कि कांग्रेस के साथ अन्याय हुआ है और बीजेपी को सबक सिखाना है। सिर्फ इस उम्मीद के सहारे चुनाव नहीं जीता जा सकता। और आप बहुत एक सीजन पॉलिटिशियन है। मैं इसी सवाल के साथ लौटूंगा आपकी तरफ। आशीष जी की मैं एक टिप्पणी लूँगा। आशीष जी, सारी चीज़ें हैं, बीजेपी की सलाहियत, काबिलियत, उसका प्लान, तमाम चीज़ें उसके साथ हैं, तैयारी भी उसकी शुरू हो गई है। क्या ये तैयारी कुछ इसको लेकर भी है, कुछ पार्टी में ये चिंता और चिंतन भी है कि एक तो फ्यूजन पॉलिटिक्स हुई है, 22 लोग जो बीजेपी का हिस्सा नहीं थे अब बीजेपी का हिस्सा हो गए हैं और अब घुल मिल गए हैं। जल और कुल जब मिल जाते हैं तो कोई नहीं पूछता कि किस तरह का मिलन है, उस तरह की बात है। तो क्या कुछ चिंता इसको लेकर भी है कि चुनाव बहुत ज़रूरी है और सत्ता में बने रहना भी बहुत ही ज़रूरी है? क्या कहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैंने लखन घनघोरिया जी को सुना, वो काफी वरिष्ठ व्यक्ति हैं और पूरा मैं सम्मान करता हूं, परंतु इससे प्रतीत होता है कि कांग्रेसी अभी भी उस सदमे से उबर नहीं पाए हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ हो रहे दुर्व्यवहार से उनको मिला है। ठीक है, आपने बात की चुनावों की। देखिए, चुनाव राजनीतिक परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा है और परीक्षार्थी दो तरह के होते हैं, एक जो सिर्फ परीक्षा के समय तैयारी करते हैं और एक जो पूरे साल निरंतर तैयारी और पढ़ाई करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी एक लाइव ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर हमेशा निरंतरता रहती है और मैं ऐसा मानता हूं कि जब आप चुनाव में जाते हैं तो आपने जन सामान्य के लिए, अपने प्रदेश के लिए और देश के लिए क्या किया है, उस पूरे कार्य व्यवहार को रखते हैं और जनता तय करती है कि आप योग्य उम्मीदवार हैं या नहीं है। इस कोरोना के संकट काल में हम जब जन सामान्य की सेवा करते हैं, जब राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे आह्वान करते हैं कि हमें मध्य प्रदेश की जनता की सेवा करनी है, तो अपने प्रदेश अध्यक्ष के आह्वान पे हमारा कार्यकर्ता निकलता है और लगभग 3.5 करोड़ लोगों तक विभिन्न माध्यमों से, चाहे वो अन्न सेवा हो या किसी और तरह की सेवा हो, अपनी सुविधा पहुंचाने का प्रयास करता है, अपनी सर्विसेज पहुंचाता है। तो हम ऐसा मानते हैं कि हमारे लिए तो यही तैयारी है कि आप जन सामान्य की एक कांस्टेंट जो है सर्विस करते जाएं। दूसरा विषय जो बड़ा महत्वपूर्ण है, देखिए, मैं लगातार कहता हूं कि कांग्रेस के संगठन में और भारतीय जनता पार्टी के संगठन में उतना ही अंतर है जितना मारुति 800 और मर्सिडीज में है। तो कांग्रेस तैयारी तो बाद में करेगी, पहले अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष तो चुन ले, उसके बाद तो इनकी तैयारियां शुरू होंगी। कुल मिला के इस चुनाव का जो एक खाका खिंचेगा वो मध्य प्रदेश में कमलनाथ सरकार की जो 15 माह की वादा खिलाफी और कुशासन था और उसके वर्सेज जो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार और प्रदेश सरकारों ने जिस तरह से इस कोरोना महामारी में निपटने में काम किया है और इससे पहले के उनके जो पूरे कार्य व्यवहार रहे हैं उस पर तय करेगा। हम ऐसा मानते हैं कि कोई स्पेशल तैयारी की आवश्यकता नहीं है। राजनीतिक संगठन में अगर निरंतरता है तो जनता उसको देखती है, सराहती है और यही कारण है कि कांग्रेस आज 400 से 40 पर है और हम 2 से 300 पर। जी, लेकिन मर्सिडीज हो जाना भी बड़ी चुनौती है आशीष जी, क्योंकि मर्सिडीज का दरवाज़ा हर कोई कार्यकर्ता नहीं खोल सकता है और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को ये पीड़ा और ये शिकायत भी है कि अब पार्टी के कई कार्यालय जहां लखन जी बैठे हैं
वहाँ पार्टी का जो आलीशान कार्यालय बना है, उस कार्यालय के दरवाजे खोलने को लेकर बीजेपी का कार्यकर्ता झिझक रहा था। और कुंवर बेचैन साहब की एक कविता है कि मेरी टाई अब गांव की नीम की खूंटी में टंगने से टकराती है। ये देखिए, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दिनेश जी, महत्वपूर्ण बात यह भी है कि कांग्रेस की तैयारी के सिरे कहाँ तक जा रहे हैं? क्या अजय सिंह जी तक जा रहे हैं? क्या अरुण यादव जी तक जा रहे हैं? क्या राजेंद्र सिंह जी तक पहुंच रहे हैं? क्या वो बड़े नेता जिनको साथ न लेना, सुरेश पचौरी जी को भी मैं इसमें ज़रूर शामिल करना चाहूँगा, उनके अनुभव का लाभ लेने की भी बात ये भी कहा गया कि जो कुछ घटनाक्रम कांग्रेस के साथ घटा उसमें ये माना गया कि जो समग्रता 2018 में सबको साथ लेकर दिखाई गई थी वो 13-14 महीनों में हवा हो गई और वो बड़ी चुनौती बन गई। आप किस तरह देखते हैं इसको कि ये जो चैलेंज है कि आप सबको साथ लेकर सामूहिकता के भाव से ही इस जंग को जीत सकते हैं? शरद जी, देखिए, कांग्रेस की जो कमी है वो इसी बात की कमी है कि वो अपने नेताओं को एक साथ नहीं ले पा रही। लगभग जो है 1 साल हो चुका है लोकसभा चुनाव को जी। जब लोक चुनाव के परिणाम आए थे तो तब भी जो है प्रदेश अध्यक्ष के पद से कमलनाथ जी के इस्तीफे की बात आई थी, नया अध्यक्ष नियुक्त करने की बात आई थी, लेकिन वो नया अध्यक्ष नहीं नियुक्त किया गया। जो विधानसभा चुनाव के पहले जो कार्यकारी अध्यक्ष और जो कार्य समिति थी वो अभी भी काम कर रही है। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता अभी कांग्रेस में है, जिसने छोड़ा नहीं है, उसके सामने बहुत सारे सवाल हैं, उसके सामने संवाद के सवाल हैं कि वो किनसे संवाद करे। कांग्रेस की जो रणनीति है, जो नीति है, या उसके जो राजनीतिक एजेंडा है, वो नीचे मैदानी कार्यकर्ता को नहीं पता, जिसके सहारे आप चुनाव लड़ते हैं। कितने भी बड़े चेहरे ले आइए, कोई भी राजनीतिक दल कितने भी बड़े चेहरे ले आए, उनसे चुनाव नहीं जीता जा सकता। जो समस्या जो है कांग्रेस के साथ सरकार के दिनों में थी, वो समस्या आज भी वही है, क्योंकि कमलनाथ जी हो या जो भी दूसरे जो नेता हो, वो लोगों कार्यकर्ता की पहुंच में नहीं है। कि पुराना दौर मुझे कांग्रेस का याद है कि कांग्रेस का कार्यकर्ता आसानी से अपने बड़े नेता का दरवाजा खोल के चला जाता था, लेकिन अब वो स्थिति नहीं रही। जिस तरह से जो है बिल्कुल जी, बिल्कुल दिनेश जी, आपने कहा जो स्थितियां हैं वो अब नहीं हैं। और मुझे याद आता है 1970 से लेकर 1980 का वो समय जब मध्य प्रदेश की राजनीति में मैं वरिष्ठ पत्रकारों और राजनीतिक विश्लेषकों और राजनेताओं से भी सुनता था कि इंदिरा गांधी मध्य प्रदेश के अलग अलग धड़े के 3, 4, 5 बड़े नेताओं को बुलाती थीं और उनसे कहती थी कि सुनिए फला साहब, सुनिए फला साहब, सुनिए फला साहब, आपके क्या डिफरेंसेस हैं मुझे सब मालूम है, लेकिन मध्य प्रदेश में मुझे सरकार कांग्रेस की चाहिए। और एक ही उत्तर आता था, जी मैडम, जी मैडम, हो जाएगा। लखन जी, ये स्थिति अब बदल गई है। राहुल जी एक अलग मिजाज के राजनेता इस मायने में हैं कि वो बहुत दखलंदाजी पसंद नहीं करते हैं, स्टेट के अफेयर में बहुत ज़्यादा दखलंदाजी पसंद नहीं करते हैं। और बीता लंबा समय तो उनका मुझे लगता है कि एक तरह से वो केंद्र की राजनीति पर ही बहुत अधिक फोकस्ड रहकर आगे बढ़ते रहे हैं। एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व और एक मजबूत केंद्रीय संगठन राज्यों के लिए भी बहुत मजबूत एक शक्ति बनकर सामने आता है। इसकी कमी भी आप लगातार महसूस करते हैं? जी शरद जी, अभी का चुनाव जो होना है जी, 22 जगह 24 जगह चुनाव होना है, 22 जगह तो वो जो प्रलोभन में गए हैं जी, उन जगह पे चुनाव होना है। हमारा नेता एक है, हमारा नेतृत्व एक है। माननीय कमलनाथ जी के चेहरे को लेकर चुनाव समर में हम उतरेंगे। और 15 महीने का शासनकाल, 15 साल के शासनकाल पे कितना भारी पड़ा है, इसका अंदाजा आप इससे लगा लीजिए कि आज बिजली के बिलों की स्थिति देखिए आप। उस समय लोग कितनी राहत महसूस कर रहे थे और ये लोग तुलना करने लगे हैं। हमारी तैयारी पूरी थी, तभी हम सत्ता में आए हैं। बलात् आपने हमारे विधायकों को खरीदा। और हम तो ये कहेंगे, किसी शायर ने ये कहा है कि खुददारियों को बेच के दौलत खरीद ली, नादा ये समझ रहा कि मुकद्दर समझ गया। तो ये बात वो विधायक समझ रहे थे। अब स्थितियां दूसरी हैं जब वो अपने क्षेत्र में जा रहे हैं। तो कांग्रेस के उन कार्यकर्ताओं के आक्रोश का उनको सामना करना पड़ रहा है। उनके साथ जो अपेक्षा उनने की थी कि वो कार्यकर्ता जाएगा, वो उनके साथ नहीं गया।
दूसरा एक रोष भारतीय जनता पार्टी के संगठन का है। क्या कैलाश विजयवर्गीय जी बहुत सरलता से तुलसी सिलावट को स्वीकार कर लेंगे? क्या डॉक्टर सेजवार जी बहुत सरलता से प्रभुराम चौधरी को स्वीकार कर लेंगे? क्या गोविंद सिंह जी को बहुत अच्छे से भूपेंद्र सिंह जी जो सागर के मुख्यमंत्री कहलाते थे वो स्वीकार कर लेंगे? या गोपाल भार्गव जी स्वीकार कर लेंगे? या ये कह लें कि गोहद में लाल सिंह आर्य जैसे नेता, कद्दावर नेता, क्या वो स्वीकार कर लेंगे रणवीर जाटव को? और क्या प्रद्युम्न तोमर को, जयभान सिंह पवैया जैसे लोग जो सिंधिया जी के धुर विरोधी थे, क्या वो स्वीकार करेंगे? यदि बिखराव आप कांग्रेस का देख रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी का बिखराव आप अभी देख लें। जी जवाब लेता हूं। आपने जिलों में मुद्दे मजबूत उठाए तैयारी की 24 अध्यक्ष बनाए हैं। जी मुद्दे आपने मजबूत उठाए हैं लखन जी, बिल्कुल ठीक है। और ये जो इनने 24 जिलों में अध्यक्ष बनाए उसमें कितनी आम सहमति है? जी आशीष जी जवाब दीजिए। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब बीजेपी के आला नेता भी ढूंढ रहे हैं कि आखिर ये कीमियागिरी या फिर ये जिसको केमिकल लोचा कहूँ मैं, इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, क्योंकि है तो ये लोचा एक बड़ा, और बीजेपी का सख्त अनुशासन बार बार ये कहता है कि जो भी आता है वही दिल में समा जाता है, न जाने कितने दरियाओं का प्यासा है समंदर मेरा। लेकिन सर समंदर का खारापन पचाना आसान नहीं है, क्या कहेंगे आशीष जी? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आदरणीय लखन घनघोरिया जी को एक गालिब का शेर समर्पित करता हूं। बड़ा ही फेमस है कि हमको मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल को बहलाने के लिए गालिब ये ख्याल अच्छा है। तो साथ में एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जब बिल्ली में स्वयं छलांग लगाने की कुव्वत नहीं होती तो वो छीका टूटने का इंतजार करती है। तो कांग्रेसी मुझे कुछ उस तरह के नजर आ रहे हैं। ये यह तय नहीं कर पा रहे कि संगठनात्मक रूप से ये कैसे तय करेंगे कि इनको अच्छे यात्री मिले, क्योंकि डूबते हुए जहाज में अच्छे यात्री नहीं मिलते। दूसरा, ना ये तय कर पा रहे कि कैसे सामाजिक सरोकार तय करके ये अपने कार्यकर्ताओं को प्रासंगिक बनाएंगे। इस कोरोना के महामारी के महाकाल के बाद भी, संकट काल के बाद भी जनता के बीच कैसे मुंह दिखाएंगे, ये इंतजार कर रहे हैं कि हमारी आंतरिक कला हो। तो ये निश्चित हो जाए, भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत नींव पे बनी हुई इमारत है, ये इतनी आसानी से नहीं डगमगाएगी। दूसरा विषय, देखिए, कांग्रेस अगर मुझसे चाहे तो फ्री की एडवाइस ले सकते हैं। कांग्रेस को पुनर्निर्माण करना होगा अगर वो एक सशक्त विपक्ष के रूप में आना चाहती है। वैसे भी अब तो कांग्रेस को परामर्श देने में आप लोगों की महारत होती है, वो इनमें नहीं है। इनको एक बेस क्रिएट करना पड़ेगा। जी इनको एक बेस क्रिएट करना पड़ेगा। जिस संगठन में कार्यकर्ता को असुरक्षा की भावना होती हो, जिस संगठन में जब सरकार बन जाती है तो कार्यकर्ता को हटो हटो चलो चलो कहा जाता हो, वो संगठन पनप नहीं पाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी की चिंता कम करते हुए मध्य प्रदेश के 7.5 करोड़ लोगों की अगर ये थोड़ी सी सेवा कर लेंगे और सकारात्मकता इस संकट के काल में अगर दिखा देंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद कुछ संभावना इनकी इस चुनाव में बने। मैं एक अटल बिहारी वाजपेयी जी का वो इनको वाक्य जरूर समर्पित करना चाहता हूं कि उन्होंने एक बार कहा था कि जब संकट का काल हो तो अपनी विचारधारा को चादर से ढककर राष्ट्रधारा में समाहित हो जाना चाहिए। कांग्रेस इस संकट के काल में जिस तरह की नकारात्मक राजनीति कर रही है वो मध्य प्रदेश और इस देश की जनता नोट कर रही है, जिसका चुन चुन कर बदला इन उपचुनावों में लिया जाएगा। दिनेश जी, बहुत कम वक्त है मेरे पास, कुछ सेकंड से आपका जवाब चाहूँगा। क्या ये 22 नेता जो आए हैं कांग्रेस से बीजेपी में, बीजेपी तो तैयार है बाहें फैलाए, और तैयारी स्वाभाविक है, बहुत सारे राजनीतिक निहितार्थ भी रहे उसके, और बीजेपी का अनुशासन भी है, वो जब आत्मसात करती है तो कर ही लेती है। लेकिन क्या इन 22 नेताओं का डीएनए और बीजेपी का अपना डीएनए, ये भरत मिलाप आपको बहुत स्वाभाविक और सहज दिखेगा? नहीं शरद जी, देखिए, ये बात भी आई थी जब ये 22 विधायकों के छोड़कर पार्टी छोड़ के जाने की बात आई थी कि ये इस कारण नहीं जाएंगे कि तुलसी सिलावट को लोग एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, प्रद्युम्न सिंह तोमर, जयभान सिंह पवैया एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें। इसके बावजूद ये परिवर्तन हुआ। देखिए, ये जो राजनीति है, आज की राजनीति भारतीय जनता पार्टी के लिए ये है कि इन 22 लोगों को गले से लगा कर रखे। और कल क्या होगा, आने वाला जो 2023 का चुनाव होगा, कोई नहीं जानता है उस वक्त की राजनीति क्या होगी। आज की राजनीति, आज की जरूरत भारतीय जनता पार्टी के लिए यही है कि इनको साथ लेकर चले, और उसका कार्यकर्ता भी भारतीय जनता पार्टी का अच्छी तरह जानता है कि जो सरकार उसे बहुत जतन से मिली है,
जो फिसल गई थी रेत की तरह वो वापस मिली है, उसे यदि हमने अब गमाया तो शायद अब फिर वो लंबा चली जाएगी। तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसी को जो है संतुलित करने में लगी है और कार्यकर्ता को अपने मन माफिक जो है एडजस्ट करने में लगी हुई है। तो ये जो है दोनों के लिए बहुत जरूरी है कि एक दूसरे में दूध और पानी की तरह समा जाए, तभी जो है उनका बेड़ा पार लग सकता है। बिल्कुल आपने ठीक कहा, लेकिन कार्यकर्ता किसी भी पार्टी का हो वो उस माँ की तरह होता है जो कभी अपने बच्चे को नुकसान नहीं पहुंचाती है। और इसीलिए कार्यकर्ता जब उसकी सरकार ठीक नहीं कर रही होती तो वो उदास मायूस बड़बड़ाता रहता है कि कैसे समझाएं, इतने जतन से तो सरकार बनी है, उसके बाद भी हमारे मालक लोग समझ ही नहीं रहे। ये चीज़ उतनी ही प्रासंगिक कांग्रेस में है। जब वहाँ तथाकथित चुनौतियाँ आईं तो ये कार्यकर्ता फिर किनारे खड़ा होकर इस देश के किसान की तरह बड़बड़ा रहा था कि मालिक तनक तो समझ जाओ, बाकी चीज़ें तो अपन एडजस्ट कर ले हैं बाद में। और यही बीजेपी का सच है, जो 2018 में चुनौतियां आई थी तब भी वो बड़बड़ा रहा था कि मालिक अच्छे से चलो, हैंडल विथ केयर चलो, कठिनाइयां हो जाएंगी, चुनौती हो जाएगी। तो भैया कार्यकर्ता की भी सुन लो, क्योंकि वही तो है जो रौनक है बीजेपी की और रौनक है कांग्रेस की। आप तीनों पैनलिस्ट का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया, नमस्कार।